हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर के सर आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस प्यारे से मैथ्स के सेशन में। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के जो मैथमेटिक्स का 2026 में जो पूछा गया क्वेश्चन है ना, उसके बारे में। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि जो 2027 में जो एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स है ना, वो इस चीज को जान पाएंगे कि हमारे एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। ओवरऑल एनालिसिस अगर बच्चे के बीच अगर हो जाती है तो उसके लिए बहुत आसान हो जाती है कि मुझे कितना पढ़ना है, किस लेवल तक पढ़ना है, क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है ना। इसलिए ये बहुत ही जरूरी हो जाती है और इसी को देखते हुए हम आप लोग के बीच लेके आ गए हैं क्लास 10th का 2026 का जो पूछा हुआ क्वेश्चन है उसको लेके, ठीक ना। तो चलिए आप लोग देखते रहिएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। स्टार्ट किया जाए, चलिए। और साथ ही साथ अगर आपको ये लगे कि अभी मेरा तैयारी बेहतर नहीं है, अगर किसी भी स्टूडेंट को ये लगे कि अभी तैयारी मेरा बेहतर नहीं है या उस ढंग का तैयारी नहीं हो पा रही है, तो इस चैनल पे हमारे सभी टीम आपको अलग अलग विषय के अलग अलग शिक्षक A to Z आपको पढ़ाने वाले हैं, है ना। हालांकि मैं मैथ्स पढ़ाऊंगा, साइंस वाले टीचर साइंस पढ़ाएंगे, बाकी जो अदर सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट का अलग अलग शिक्षक आपको पढ़ाने का काम करेंगे बेहतर ढंग से। बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है कि हम पढ़े नहीं है क्या होगा मेरा, बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है। समझ गए? सोच को साइड में रखना है ना। इस चीज से बिल्कुल भी नहीं घबराना है कि मेरा क्या होगा, बहुत अच्छा होगा, बहुत बेहतर होगा सभी स्टूडेंट को, ठीक ना। तो चलिए आज हम बात करते हैं मैथ्स का जो पूछा हुआ क्वेश्चन है इसी साल का 26 का, उस पे, ठीक ना। स्टार्ट किया जाए, ओके। जैसा देखिए आपके स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा, कहता द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू जीरो के मूलों की प्रकृति क्या होगा। कहने का मतलब ये कहना चाह रहा है कि ये जो समीकरण है आप इसमें ये बताइए कि उसका मूल किस प्रकार का होगा, वास्तविक होगा या समान होगा या वास्तविक नहीं होगा, मतलब काल्पनिक होगा। तो इस चीज को पता करने के लिए दुनिया को पता है कि भैया जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू जीरो है, आप क्या कीजिए, चुपचाप डी निकालिए, चुपचाप डी निकालिए। अगर डी का वैल्यू है ना, तीन कंडीशन बनता है, या तो डी का वैल्यू जीरो से बड़ा होगा, या डी का वैल्यू इक्वल टू जीरो होगा, या डी का वैल्यू लेस देन जीरो होगा। तीन कंडीशन होता है और तीनों कंडीशन में क्या क्या होता है हम बात करेंगे। जब यहां पे देखिए, जब डी जीरो से बड़ा होगा तो उस कंडीशन में वास्तविक और अलग अलग मूल होगा, वास्तविक और अलग अलग मूल होगा। यहां पे जगह नहीं है, लिख नहीं पा रहे हैं, बता रहे हैं, ठीक ना। वास्तविक होगा और अलग अलग मूल होगा। अगर डी बराबर जीरो होगा तो दोनों समान मूल होगा, बराबर मूल होगा, है ना। अगर डी जीरो से छोटा होता है तो उस कंडीशन में हम ये बोल देंगे कि भैया जो मूल होगा वो काल्पनिक होगा, मतलब वास्तविक नहीं होगा, वास्तविक नहीं होगा। समझ गए क्या? ओके, तो यहां पे हम चेक कर लेते हैं। अच्छा, डी बराबर होता क्या है, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। मुझे बताओ यहां से आप ये बता सकते हो कि a कितना है, b कितना है, c कितना। a क्या होता है, एक्स स्क्वायर का पीछे वाला मतलब गुणांक, नहीं कुछ तो 1 है, तो a इक्वल टू कितना है, 1 है। अच्छा, b क्या है, तो b कितना है, x का जो पीछे वाला मतलब x का जो गुणांक होगा चिन्ह के साथ, तो ये हो जाएगा -3। अच्छा, c कितना अचर होता है, तो ये हो जाएगा -10। अब जब d निकालोगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब -3 का स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब ये मेरे भाई, मतलब ये कि 4 इंटू 1 इंटू -10। अब यहां पे देखिए जब इसको आप सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर 9 और माइनस माइनस प्लस 10 चौक कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और कहीं ना कहीं ये 49 आएगा जो कि जीरो से क्या है, बड़ा है। जब जीरो से बड़ा होगा मेरे भाई, मेरे बब्बर शेर, अगर जीरो से बड़ा होगा डी का वैल्यू तो हम चुपचाप बोलेंगे कि गुरुजी इसका जो मूल होगा वो वास्तविक होगा और अलग अलग होगा, वास्तविक होगा और अलग अलग होगा, है ना। पहला ऑप्शन क्या है, वास्तविक और असमान। अलग अलग होने का मतलब
असमान मतलब बराबर नहीं है, तो पहला ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका 26 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब यहां पे देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, कह रहा है कि द्विघात समीकरण बी एक्स स्क्वायर। यहां पे देखिएगा पूरा कंफ्यूजन टाइप ये समीकरण लिखा हुआ है, ए के जगह पे बी के जगह पे ए कर दिया गया है। कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन मेरे स्टूडेंट घबराएंगे नहीं इस चीज को देख के, एकदम बारीकी से समझेंगे, देखेंगे, क्वेश्चन को रीड करेंगे, ऑब्जर्वेशन क्लियर रखेंगे और क्वेश्चन को बनाएंगे एकदम जोरदार तरीका से। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहां पे बी क्या है, 0 के बराबर नहीं है। विवेचक का मान क्या होगा, मतलब डी का वैल्यू आपसे पूछा गया, फटाफट बताओ कितना होगा। भाई डी का वैल्यू बताने के लिए मुझे पता है कि सबसे पहले हमको बी स्क्वायर माइनस 4ac तो निकालना पड़ेगा ना भाई, है ना। डी का वैल्यू पूछा गया, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू पूछा गया है। तो मुझे ये बताओ कि ए कितना है भाई, ये तो ए है, ए इक्वल टू यहाँ पे बी है। यहाँ पे बी कितना है भाई, तो बी इक्वल टू यहाँ पे ए है। ध्यान देना, कंफ्यूजन नहीं, कंफ्यूजन मना है। ये तो सी है, अब यहाँ पे रख दो, तो बी स्क्वायर, बी के जगह पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है, तो ए का वैल्यू है बी, तो ये हो जाएगा बी, और सी तो सी ही है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 4bc, ए स्क्वायर माइनस 4bc, ए इज द, ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर। बताओ कोई दिक्कत हुआ, बहुत इजी क्वेश्चन। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, आप देख लीजिए, आप चेक कर लीजिएगा, आपके 26 में ये आया हुआ क्वेश्चन है। और इसी पैटर्न पे हम सभी शिक्षक आपको पढ़ाने का काम करेंगे, जो आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेगा, वही चीज पढ़ाएंगे जो हूबहू देखने को मिलेगा। घबराना नहीं है किसी भी स्टूडेंट को, यहां पे गर्दा उड़ा देना है, ठीक ना। आपको एग्जाम से पहले आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि एग्जाम में आप लोग एकदम गर्दा मचा दीजिएगा, ठीक ना। कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलो भाई बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं क्वेश्चन को। ओके, कोई दिक्कत है तो बोलो भाई। चलो ये एपी का क्वेश्चन आ गया, समांतर श्रेणी का क्वेश्चन आ गया आप लोग के बीच। बताओ, कह रहा है कि यदि 3x y तथा 15 समांतर श्रेणी में है तो x प्लस y कितना होगा। मुझे बताओ, ये बोल दिया है, चुपचाप ये बोला है कि भैया 3x y और 15 ये किस में है, तो एपी में है। ये किस में है, एपी में है। अच्छा बताओ, एपी में होगा तो यहां भी डी सेम होगा, यहां भी डी सेम होगा, यहां भी डी सेम होगा। मुझे बताओ कोई दिक्कत है तो बोलो। मतलब डी क्या होता है, डी होता है अगला पद माइनस पिछला पद, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। तो यहां पे अगर हम डी लिखेंगे तो यहां पे डी कितना हो जाएगा, यहां पे डी हो जाएगा, यहां पे जो डी अगर बात करेंगे तो x माइनस 3 होगा। अच्छा यहां पे अगर हम बात करेंगे तो y माइनस एक्स होगा। अच्छा यहां पे अगर हम d की बात करेंगे तो 15 माइनस y होगा। अरे कोई भी सीक्वेंस अगर एपी में होगा, कोई भी श्रेणी अगर एपी में होगा, तो इसका मतलब हर एक जगह डी सेम होगा। तो हम ये आसानी से कह सकते हैं कि भैया कि x माइनस सॉरी कि x माइनस 3 इक्वल टू y माइनस एक्स इक्वल टू 15 माइनस वाई होगा। इसमें कोई दिक्कत किसी को, हम ऐसा तो कह सकते हैं ना कि x माइनस 3 इक्वल टू वाई माइनस एक्स इक्वल टू 15 माइनस वाई, मतलब 15 माइनस वाई होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को, कोई परेशानी नहीं। अब इसको सॉल्व कर दो ना, इसको हम सॉल्व कर देते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो देख लो यहां पे क्या होगा। जब सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, क्या होगा, हम इस दोनों को सिलेक्ट करते हैं। तो ये है x माइनस 3 इक्वल टू 15 माइनस वाई। हमसे पूछा क्या गया है, x प्लस वाई पूछा गया है। मुझे बताओ y को जब इधर लाओगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई, और 15 माइनस 3 उधर जाएगा तो प्लस कितना हो जाएगा 3। मतलब आप x प्लस वाई को लिख सकते हो 18। एकदम प्यारे प्यारे आंसर 18 है ना, प्यारा सा आंसर क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, है ना। कहां पे दिया गया 18, बी फॉर बॉल इज द करेक्ट आंसर। आपको इसको छेड़ने की भी जरूरत नहीं है, ठीक ना। बीच वाले टर्म को आपको छेड़ने की भी जरूरत नहीं है, यूज ही नहीं है। हम क्यों करें भाई फालतू में इसको क्यों छेड़े, हम
इसको और इसको सिलेक्ट करेंगे और मेरा आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक ना। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ओहो हो, क्वेश्चन देखिए, बनाइए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बनाइए इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है, अनुक्रम 5, 9, 13, 17, 21 का सार्वंतर क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें क्या बतावे बताओ। सार्वंतर कोई भी लगातार दो टर्म को पकड़ लो और अगला माइनस पिछला कर दो। हम इस दोनों को पकड़ते या कहीं से भी देखो ना, 9 - 5 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हर एक जगह 4 होगा, यहां भी 4 होगा, यहां भी 4 होगा, तो इसका मतलब डी कितना है, 4 है। डी को ही सार्वंतर कहा जाता है ना, डी को क्या कहा जाता है, कॉमन डिफरेंस मतलब सार्वंतर, सार्वंतर कहा जाता है। घबराने की जरूरत नहीं है। ओके, अगर समझ में आ रही है, अच्छा लग रहा है, अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं इस सेशन से या आने वाले जो भी सेशन है उससे हमको फायदा होने वाला है, तो इस सेशन को लाइक कर दो, कमेंट्स कर दो और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर भी कर दो, ठीक ना, ताकि सभी को फायदा पहुंचे। एकदम जोरदार तरीका से सभी टीम पढ़ाने वाले हैं आप लोग के बीच, ठीक ना। सारा का सारा सिलेबस 0 to एग्जाम्स लेवल, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं भाई, बड़ा हो जाओ, क्वेश्चन बड़ा हो जाओ। देखो क्या कह रहा है भाई, यहां पे कह रहा है भैया कि अनुक्रम है -5, -1, 3, 7 का 13वां पद क्या होगा। मुझे बताओ ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन -1 इंटू डी होता है, डी होता है। ए एन का जो फॉर्मूला है वो किसी भी पद को निकालने के लिए यूज किया जाता है, तो ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन -1 इंटू डी, डी होता है। तो एन, एन क्या है, जितना पद बोलेगा निकालने के लिए, कैमा पद बोला है तो 13, तो सबका वैल्यू लिख लो, तो एन बराबर कितना हो जाएगा, 13। ए क्या है, तो ए है पहला पद, कौन सा पद भाई, पहला पद, तो पहला पद कितना है, -5 है मेरे भाई, कितना है, -5 है। अच्छा डी कितना है, डी तो होता है सार्वंतर, सार्वंतर होता है, क्यों अलग अलग लिखा रहे हो भाई, तो ये होता है अगला पद, अगला पद माइनस पिछला पद, अगला पद माइनस पिछला पद, तो अगला पद कितना है, -1, -1 कितना है, -1, और माइनस पिछला पद कितना है, -5, तो ये हो जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस, तो +4, सॉरी +5 यार, तो माइनस माइनस +5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4। सभी का सभी वैल्यू आपके बीच में है, आप कुछ मत कीजिए, आप डायरेक्ट ए एन में पुट कर दीजिए, है ना, आपका आंसर निकल जाएगा। अब देखो यहां पे जब ए एन में आप पुट करोगे तो A13 बोला है, A13, ए कितना है, ए कितना भाई, -5, -5 प्लस n -1 मतलब 13 -1, और डी कितना भाई, ओह डी है 4, बहुत प्यारा सा, बहुत प्यार से, 13 में से 1 जाएगा, 12, 12 चौक 48, और 48 में से 5 जाएगा तो ये हो जाएगा 43, 43, 43, सी फॉर कैट इज द करेक्ट आंसर, 43 मेरा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बताओ किसी को भी समस्या, किसी को भी समस्या, किसी भी टाइप का परेशानी नहीं, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, सारा सामने, सारा कुछ सामने लिखा हुआ है। चलो भाई यहां पे देखो, ये जो क्वेश्चन है ये एपी का ही क्वेश्चन है, लेकिन योगफल से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, योगफल से रिलेटेड है। ये दोबारा आ गया क्या यहाँ पे, 11 12, इसको हटा दो,
इसको हटाओ भाई, इसको हटाओ यहां से। तो नीचे पे ध्यान नहीं देना है, नीचे पे ध्यान नहीं देना है। चलो, कह रहा है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल। ये क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया है ना। क्वेश्चन कुछ और है, नीचे डेटा कुछ और है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल बोला गया, लेकिन है 11 + 12 + 13। ये नहीं होगा, है ना। चलो, तो इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा हो जाता है, इंसानी तो है भाई, थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाती है ना। अगला बार से ये मिस्टेक देखने को नहीं मिलेगा। ओके, ठीक है, आगे बढ़े जाए। अच्छा लग रहा है, लाइक कर दो। अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना भाई, ठीक ना। लाइक कर देना, ऐसे मत जाना। टीचर के लिए गुरु दक्षिणा यही होता है, लाइक। जब यूट्यूब पे क्लास चले तो एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट, है ना, ये गुरु के लिए गुरु दक्षिणा होता है, स्टूडेंट की रिस्पेक्ट में, है ना। चलो ठीक है। यहां पे बोला गया समांतर श्रेणी √7, √28, √63 का अगला पद क्या होगा। देखो, यहां पे दिया गया है √7, √28। ऐसे क्यों लिखा रहा है भाई, दिमाग खराब हो रहा है। रुको, चलो, √7, √28, √63, और बोला गया आप ये बताइए कि ये क्या होगा। मुझे बताओ, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, और ए चौथा तुमसे पूछा गया है। मतलब हमको निकालना है A4। A4 कहने का मतलब हम an का फॉर्मूला लगाएंगे। मतलब हम an तो जानते हैं ना भाई कि a + n-1 इंटू डी होता है। तो जब हम A4 निकालने के लिए निकलेंगे, जब A4 निकालने के लिए निकलेंगे मेरे भाई, अबे अबे यार ऐसे क्यों हो रहा है। एक मिनट, एक मिनट, एक सेकंड। तो यहां पे n मतलब कौन सा पद बोला गया, अगला। तो अगला पद कौन है, 1 2 3 4। तो A4 हमको निकालना है, A4 निकालना है। A4 निकालने के लिए हमको जरूरत है A का, N का और D का। समझ रहे हो। तो A कितना है, यहां पे अगर हम बात करें तो A कितना है मेरे भाई। तो A है आपका, A है आपका √7। N कितना है, तो N कौन सा पद बोला है, 4। अच्छा, D कितना है भाई, तो D निकालो। तो √28 माइनस √7। जब इसको सॉल्व करोगे तो 7 चौक 28, 2√7 माइनस √7, मतलब √7। मतलब डी का वैल्यू जो हो गया आपका √7 हो गया। अब कुछ मत कीजिए, इस फॉर्मूला में आप रख देना है, आपको रख दीजिए, है ना। तो ए कितना है, √7, √7 प्लस n-1 मतलब 4 - 1, और डी कितना है, √7। सॉल्व कर दीजिए इसको। तो √7 ये हो जाएगा 3√7, और ये हो जाएगा 4√7। ओहो, प्यारा सा आंसर। 4√7 को आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 7, 4 को अंदर भेज दो, तो 4 × 4, है ना। 7 चौक 28, 28 चौका 112 इज द करेक्ट आंसर। बताओ, इसको करोगे ना। अब ये सभी बताने की जरूरत नहीं ना पड़नी चाहिए कि √112 हो जाएगा मेरा आंसर। समझ गए क्या, किसी को भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना। बहुत इजी है। अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रही है, अगर आप लोग ये जानते हैं कि भाई क्या चल रहा है यहाँ पे, आप लोग को ये लग रहा है कि क्या चल रहा है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ये आपका डेमो है, डेमो। क्या है, डेमो, जिसको कहते हैं ना चेक करना। चेक करते हैं कि भाई क्या समझ में आ रही है मुझे, क्या हम कैच कर पा रहे हैं, क्या हम कैच कर नहीं कर पा रहे हैं, टीचर कैसे पढ़ा रहे हैं, उनका लैंग्वेज हमको समझ में आ रहा है कि नहीं। ये चीजें चल रही है अभी, है ना। और वादा करते हैं, अगर जिस स्टूडेंट को अगर थोड़ा बहुत बाउंस भी करता हो तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पहला क्लास थोड़ा लग सकता है
कि थोड़ा ऊपर ऊपर जा रहा है, बट घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है भाई। आपको सारा का सारा चीज दिमाग में उतार देंगे, सारा का सारा चीज दिमाग में उतार देंगे। इतना आप भरोसा कीजिए मेरे ऊपर और मेरे सारे टीम के ऊपर, है ना। अभी तो मैं तो मैथ्स क्लास लेके आऊंगा, मतलब मैं मैथ्स पढ़ाऊंगा, और बाकी जो सर हैं अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग सर हैं, बाकी सब सर आपको एकदम बारीकी से पढ़ाएंगे, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। कहता है कि समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल 5n² माइनस n स्क्वायर थी, इसका nवां पद क्या होगा, nवां पद क्या होगा, ये बोला गया है, मतलब an का वैल्यू पूछा गया है। an बताने के लिए हमको a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगाना पड़ेगा, कोई दिक्कत। तो हमको चाहिए क्या क्या, हमको चाहिए a और d का वैल्यू। मुझे बताओ, यहां पे दिया गया n पदों का योगफल, मतलब Sn दे दिया गया है कि 5n माइनस n स्क्वायर, ये दे दिया है। अगर हम n के जगह पे 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, मतलब 5 माइनस 1 मतलब 4। तो S1 कितना हो जाएगा 4। अब ध्यान दीजिएगा, जो S1 होता है वही A1 भी होता है ना, इक्वल टू 4। यहां से हमारा पहला टर्म जो है, मतलब A का वैल्यू कितना निकल गया, A का वैल्यू निकल गया 4। अब मेरा टारगेट है D का वैल्यू निकालना। मेरा टारगेट क्या है, D का वैल्यू निकालना, समझ गए। चलो D का वैल्यू कैसे निकालेंगे, मुझे पता है कि Sn इक्वल्स टू जो होता है वो होता है n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। और ये कितना दिया है भाई, ये दिया है 5n स्क्वायर माइनस, सॉरी 5n माइनस n स्क्वायर, 5n माइनस n स्क्वायर दिया है भाई, है ना। तो S1 जब हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई 2 इंटू 2, और A1 कितना निकला है 4, प्लस यहाँ पे D होगा n माइनस 1, मतलब 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा पूरा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 5n माइनस n स्क्वायर। अब यहां से क्या निकालने वाले थे, D ना। ओहो, एक सेकेंड एक सेकेंड, यहां से Sn का हम अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा n बाई 2। अब यहां से मुझे बताओ कि जब हम Sn जब हम लिखे हैं, अबे तो Fn लिखे हैं तो ये हो जाएगा n बाई 2 इंटू और a कितना निकाले हैं 4 निकाले हैं, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इक्वल टू हो जाएगा 5n माइनस n स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पे देखिए सॉल्व कीजिए, तो n बाई 2 इंटू 8 प्लस एन डी माइनस डी इक्वल टू 5n माइनस n स्क्वायर। मेरा टारगेट है डी निकालना, मेरा टारगेट है डी निकालना। जब इसको उधर मल्टीप्लाई करोगे, जब इसको उधर मल्टीप्लाई करोगे, है ना, जब उधर मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से इससे अच्छा है हम थोड़ा शॉर्ट कट करते हैं, और हम इससे अच्छा हम ये कर देते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5n माइनस n स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, n हो जाएगा, कोई दिक्कत, n हो जाएगा। अब कुछ नहीं, यहां से 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी को, अब यहां से जब n कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5 माइनस n, क्योंकि n कॉमन लेके n से n काट दिए, ये बच गया 2 इंटू 5 माइनस n। मतलब इसको आप ये भी लिख सकते हो कि 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 10 माइनस 2n। अब 8 को जब उधर भेजोगे तो ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू, जब 8 को उधर भेजोगे तो ये ओवरऑल हो जाएगा 2 माइनस 2n, 2 माइनस 2n हो जाएगा, 2 माइनस 2n। चलो ठीक है, 2 माइनस 2n। अब यहां से d जब लिखेंगे, जब d लिखेंगे तो ये हो जाएगा, यहां पे 2 कॉमन ले सकते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस n,
डिवाइडेड बाय n माइनस वन, n माइनस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और d का वैल्यू क्या हो जाएगा, जब यहां से माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा -2 इंटू n माइनस वन और डिवाइडेड बाय n माइनस वन, और ये दोनों कट जाएगा और d का वैल्यू आपका निकल गया -2। d का वैल्यू कितना निकल गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, मतलब थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, नो डाउट। अब हमने a का वैल्यू 4 निकाला और d का वैल्यू कितना निकाला, d का वैल्यू कितना निकाला, -2 निकाला। अब यहां पे देखिए जब ए एन लिखेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो ए कितना निकाले थे भाई, ए निकाले हैं 4 और डी निकाले हैं -2, मतलब 4 प्लस n माइनस वन इंटू डी कितना है, -2। ये हो जाएगा 4 प्लस -2n माइनस माइनस प्लस 2, ये हो जाएगा, है ना। नहीं समझे बात, देखिए देखिए हम क्या किए, देखिए यहां से 4 और -2 को हम दोनों में मल्टीप्लाई किए, ये हो जाएगा -2n होगा भाई, -2n हो जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा +2, और यहां पे ये हो जाएगा 4 2 6 माइनस 6 माइनस कितना हो जाएगा 2n, 6 माइनस कितना हो जाएगा 2n, जो कि बी में दिया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, नो डाउट, ठीक ना, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आ जाइए कुछ ब्रीज से रिलेटेड क्वेश्चन किया जाए। आपका ये जो भी क्वेश्चन करवाया जा रहा है बस इसका एक ही मकसद है, एनालिसिस करवाना, है ना, कि किस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और किस टाइप का क्वेश्चन, किस लेवल का क्वेश्चन आते हैं, है ना। बस इस चीज से अवगत करवाना मकसद है ना। सारा कुछ पढ़ाया जाएगा, कंसेप्ट के साथ पढ़ाया जाएगा, सिर्फ देखते जाइए कि क्वेश्चन किस प्रकार से डील होता है, ठीक ना। जैसे यहाँ पे कहा गया यदि दो वृत्तों का परिधियों का अनुपात 3 4 है तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। अब भाई परिधि मान के चलो दो वृत्त है, एक वृत्त ये है और एक वृत्त ये है, इसका मान के चलो रेडियस कितना है, त्रिज्या कितना है r1, और इसका कितना है r2, इसका परिधि कितना हो जाएगा 2 पाई r1। परिधि मतलब परिमिति भी कहा जाता है, सरकमफेरेंस, और क्षेत्रफल कितना हो जाएगा पाई r1 स्क्वायर। यहां पे अगर परिधि की बात की जाएगी ये हो जाएगा 2 पाई r2, और अगर क्षेत्रफल की बात की जाएगी तो ये हो जाएगा पाई r2 का स्क्वायर, है ना। अब दोनों का अनुपात दिया गया है, मतलब 2 पाई r1 बाई 2 पाई r2 दिया गया है 3/4, ये दोनों से दोनों कट जाएगा और r1 बाई r2 कितना आएगा 3 4। ये क्वेश्चन ऐसा है जो इसमें कलम भी उठाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही बन जाएगा, लेकिन समझाना है इसलिए हम एक एक चीज को लिख रहे हैं, समझ गए। चलिए तो r1 बाई r2 निकल गया, r1 बाई r2 हमने निकाल लिया, r1 बाई r2 हमने निकाल लिया। क्षेत्रफल का अनुपात मतलब पाई r1 का स्क्वायर और पाई r2 का स्क्वायर, पाई से पाई कटेगा तो r1 कितना है तो 3 का स्क्वायर बटा 4 का स्क्वायर, मतलब 9 बट्टे कितना हो जाएगा 16। तो 9 अनुपात इसी को लिख सकते हो 9 अनुपात 16, तो 9 अनुपात क्या आ जाएगा 16 मेरा आंसर हो जाएगा। ओरली मुंह से किया जा सकता है क्वेश्चन, इसमें कलम भी उठाने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। चलिए अब यहां से एक कंसेप्ट और जनरेट हो गया कि अगर दो वृत्तों का परिधि का अनुपात दिया है तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, उस अनुपात का स्क्वायर कर देंगे, वर्ग कर देंगे। अब इतना भी करने की जरूरत नहीं है, अगर ऑब्जेक्टिव में कल हो के ये पूछ दिया जाए कि परिधि का अनुपात है 5 6 तो क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो जाएगा 25 और 36। ध्यान दीजिएगा ये सरकमफेरेंस है और ये एरिया है, ध्यान दीजिएगा, है ना। अगर कल हो के आपसे ये पूछा जाए कि भैया एरिया का अनुपात दिया गया है 25 और 49, तो बताइए सरकमफेरेंस का अनुपात कितना होगा, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे वर्गमूल निकालेंगे, दोनों का वर्गमूल निकालेंगे,
ये हो जाएगा 5 और 7। ये चीजें हैं, है ना। कहां से कहां हमको जंप करना है इस चीज की समझ होनी चाहिए। अगर हम परिधि से क्षेत्रफल पे जंप कर रहे हैं, परिधि से अगर हम क्षेत्रफल पे जंप कर रहे हैं तो उस कंडीशन में वर्ग किया जाएगा, और क्षेत्रफल से अगर हम परिधि में जा रहे हैं, परिधि में जंप कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में वर्गमूल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? वर्गमूल निकालेंगे। क्लियर? कोई दिक्कत? इतना करने की कोई जरूरत नहीं है, बस मेरा समझाना मकसद था, इसलिए हमने इतना किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड देखो कैसा दिखता है। जैसे एक एक वृत्त है, तो ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये जो पार्ट दिख रहा है यही है त्रिज्यखंड। चाप और त्रिज्या के बीच से जो घिरा हुआ क्षेत्र होता है वो त्रिज्यखंड होता है। उसके बीच का कोण कितना दिया गया भाई? उसके बीच का कोण दे दिया गया है, इसके बीच का कोण, ये वाला जो कोण दिया गया है, ये दिया गया है 60 डिग्री। तो और त्रिज्या कितना दिया गया है? 21 सेंटीमीटर। तो बोला है आप ये बताइए कि ये कितना होगा, ये कितना होगा? मतलब चाप की लंबाई, यही चाप है ना, चाप की लंबाई क्या होगी? चाप की लंबाई क्या होगी? देखो फार्मूला होता है ना, चाप की लंबाई, चाप जो होगा वो हो जाएगा थीटा बट्टे 360 गुना 2 पाई आर। अब इसमें रख दो, थीटा कितना है भाई? 60। तो 60 बट्टे 360 गुना 2 गुना 22/7। पाई का मान आर कितना है? आर है 21। अब ये 6 टाइम जाएगा और ये 3 टाइम्स जाएगा, काट कुट करो, 3 और 3 से 3 कट गया, ये हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 22 सेंटीमीटर, जो कि सी में किया गया है। तो चाप की लंबाई क्या हो जाएगी? 22 सेंटीमीटर हो जाएगी। कुछ नहीं, फार्मूला है। चाप की लंबाई का जो फार्मूला होता है वो होता है थीटा बट्टा 360 गुना 2 पाई आर। थीटा बट्टा 360 गुना 2 पाई आर, ये जो फार्मूला होता है वो चाप निकालने की फार्मूला होता है ना, जिसमें थीटा दिया रहेगा, त्रिज्या दिया रहेगा। कुछ नहीं करना है, आप जाके, मतलब होता है ना भोजन परोसा हुआ, जाके खा लेना है, ये काम करना है, ठीक ना। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन, ओके, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन और बड़ा कर दे। चलो ठीक है, और बड़ा कर दिए। अब खुश, अब खुश, बड़ा कर दिए, इसको बनाओ। कहता है कि 6 सेंटीमीटर किनारे वाले 3 घनों को घना बनाते हुए प्रारंभ से अंत तक जोड़ा जाता है। कंडीशन ये है, जैसे ये घन है, ओहो कितना प्यारा सा घन बन रहा है भाई, कितना प्यारा सा घन, कितना प्यारा सा घन। अब इसी प्रकार से आगे की ओर हमको जोड़ते जाना है ना, एक और घन को जोड़ा जाता है। तो कैसे बनावे, कैसे बनावे, ऐसे बनावे, ठीक है ना। और आगे और एक घन है, और एक घन है। थोड़ा सा कॉपरेट कर लेना भाई, थोड़ा सा क्या कर लेना, कॉपरेट कर लेना, ठीक ना। ये है, 3 घन को जोड़ दिया गया है, 3 घन को जोड़ दिया गया, ठीक ना। चलो, और कहता है 6 सेंटीमीटर, इसका किनारा है 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर होगा, ये भी 6 सेंटीमीटर होगा, और ये भी 6 सेंटीमीटर। अच्छा, ये भी 6 सेंटीमीटर होगा, और ये भी 6 सेंटीमीटर होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब ये बताओ, 3 घन को जब एक साथ हम जोड़े तो घनाभ बन गया। अब घनाभ में, घनाभ का क्या बोला गया भाई? आयतन। तो घनाभ का आयतन क्या होता है? घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये होता है। लंबाई 6 + 6 + 6 18, मतलब 18 गुना चौड़ाई कितना भाई? चौड़ाई हम दे देते हैं 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना है? 6 सेंटीमीटर। अब इस कंडीशन में जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा?
6 गुना 6 36, और 36 को जब 18 से करेंगे तो 8 6 48, यूनिट डिजिट 8 आएगा। और इस कंडीशन में 648 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सेंटीमीटर क्यूब इज द करेक्ट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था, बस लैंग्वेज का थोड़ा सा ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ट्विस्ट, थोड़ा सा हल्का सा मिर्च मसाला डाला गया था, है ना। अदरवाइज क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, ठीक ना। आगे बढ़ा जाए, चलिए। इस क्वेश्चन में कहा गया है, गोला से रिलेटेड है भाई। कहता है यदि दो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 16:9 है तो उसके आयतन का अनुपात क्या होगा। दो गोला है, मान के चलो पहला का त्रिज्या r1 है, वही कंडीशन जो पहले बताए थे, और दूसरे का क्या है, r2 है। तो उस कंडीशन देखो, पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है गोला का वो होता है 2 पाई आर एच, तो 2 पाई आर h1 और 2 पाई r1 इंटू r2 इंटू h2, ये 2 से 2 कट जाएगा और दिया गया है 16/9, 16/9 दिया गया है। आयतन का अनुपात पूछा है, आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, है ना। तो मतलब पाई r1 और पाई r2 h2, ये आपको बताना है। मतलब ये से ये कट जाएगा, तो अल्टीमेटली आपको बताना है, अल्टीमेटली आपको ये बताना है कि r1 स्क्वायर h1 और r2 स्क्वायर h2 कितना होगा। समझ गए, समझ गए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। चलो भाई, चलो इसको सॉल्व करो जल्दी से। जल्दी से सॉल्व करो भाई। हमने गलत तो नहीं लगा दिया फॉर्मूला, वो गोला दिया, अरे हम तो सिलेंडर का लगा दिए ना। ओहो हो, हमने सिलेंडर का लगा दिया भाई, सॉरी सॉरी, हमने सिलेंडर का फॉर्मूला लगा दिया, मतलब बेलन का हमने लगा दिया, यहाँ पे बोला गया है गोला। सॉरी भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, ओहो हो, हाँ सॉरी भाई, है ना। हमको यहाँ पे किसका पूछा गया है, गोला के बारे में पूछा गया है। गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल और उसका आयतन, पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया है और आयतन का अनुपात हमसे पूछा गया है। आप ये बताओ कि आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है ना। ये क्वेश्चन बन जाएगा, इजी है ना। इस टाइप का क्वेश्चन तो हम पीछे बता चुके हैं कि जब पृष्ठ क्षेत्रफल हो तो आयतन का अनुपात कैसे निकालेंगे। मतलब आपको ये करना है कि पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा के जो भी रिजल्ट आएगा, मतलब आर के बीच में, त्रिज्या के बीच में जो भी रिजल्ट आएगा उसको आयतन में जाके क्या कर देना है, पुट कर देना है। जब आप उसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। समझ गए, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन था। कहता है यदि घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है तो इसका आयतन कितना होगा। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। क्या होता है, 6 गुना भुजा स्क्वायर। समझ गए, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दिया गया है, आपको पूछा गया है कि इसका आयतन क्या होगा, है ना। मतलब आपको दिया गया 6 गुना ए स्क्वायर बराबर 864, ये दिया गया है, ठीक ना। आप ए स्क्वायर निकालोगे, आपसे पूछा कि आयतन पूछा है, मतलब ए क्यूब कितना होगा। मतलब आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब। ए क्या है, भुजा है घन का, घबराना नहीं है। 864 बट्टा कितना हो जाएगा, 6। यहाँ से ए स्क्वायर जो निकलेगा, काटोगे तो 6 का ही 6, 6 चौक 24,
तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो जब आयतन निकालोगे तो ये हो जाएगा ए क्यूब जो हो जाएगा 12 का, है ना, 12 का कितना सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। और इस कंडीशन में जो आंसर हो जाएगा, है ना, 12 का क्यूब कितना हो जाएगा 144 ना 12, 4 दूनी 8, यूनिट डिजिट 8 होगा, मतलब 1728 घन सेंटीमीटर। हम कह सकते हैं भाई, यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर का क्यूब, और इसका जो क्यूब हो जाएगा वो हो जाएगा 1728 सेंटीमीटर क्यूब। मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे तो ये तो इजी है, ये इजी है, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। इसमें देखिए दिख रहा है, कहता यदि घनाभ के 3 आसन फलकों का क्षेत्रफल दिया गया है ना, घनाभ के तीनों आसन फलकों का क्षेत्रफल दिया गया है एक्स वाई एवं जेड, तो घनाभ का आयतन क्या होगा। समझ गया, जैसे ये घनाभ है, जैसे ये घनाभ है, घनाभ है, मान के चलो 3 आसन फलक फलक क्या क्या हो गया, ये एल है, ये बी है, और ये क्या है, एच है, एच है, और ये क्या है भाई, ये एच है ना। ये सारा डेटा आपको दिया गया है, आपको बोला गया है आप ये बताइए कि 3 आसन फलकों का क्षेत्रफल दिया गया है, मतलब ये जो आगे वाला फेस है उसका क्षेत्रफल दिया गया है, अंदर का दिया गया है, और ये इस साइड का दिया गया है। 3 आसन मतलब अगल बगल, है ना, जो अगल बगल जो फेस है उसका क्षेत्रफल दिया गया है। तो बोला है आप इसका आयतन बताइए कि कितना होगा, आयतन कितना होगा ये बताने के लिए बोला गया है, ठीक ना, ये बोला गया। अच्छा, इसका क्षेत्रफल लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एल गुना बी, एल गुना एच हो जाएगा, जो कि कितना दिया गया है, एक्स दिया गया है मान के चलो। अच्छा, यहां से कितना हो जाएगा, बी गुना एच हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, बी गुना एच हो जाएगा, मतलब वाई दिया गया। कंडीशन को समझो, और जो नीचे वाला है उसका दिया गया है एल गुना बी, एल गुना बी मतलब ये जेड दिया गया, जेड दिया गया है ना। तो कह रहा है इसका आयतन कितना होगा, आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, एल गुना बी गुना एच, एल गुना बी गुना एच। यहां पे देखिए एल गुना बी गुना एच आपसे क्या किया गया है, पूछा गया है, पूछा गया है, समझ रहे हो। दिया क्या सब है, दिया गया है कि बी गुना एच बराबर वाई दिया गया है, और एल गुना एच बराबर एक्स दिया गया है, और एल गुना बी जो दिया गया वो जेड दिया गया। अब आपको एल बी एच यहां से लिखना है, लिखना है, ठीक ना, चलो ठीक है। हम क्या करते, 3 सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 1 है, ये 2 है, और ये 3 है। जब 1 गुना 2 गुना 3 करोगे ये हो जाएगा एल स्क्वायर गुना बी स्क्वायर गुना एच स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। जब वो उधर जाएगा तो एल बी एच जो हो जाएगा रूट अंडर एक्स वाई जेड, है ना। तो इस कंडीशन में बी मेरा क्या हो जाएगा आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, नो डाउट, है ना, अच्छा क्वेश्चन था, समझ गए। कंडीशन को यहाँ पे समझना बहुत जरूरी था, है ना। अब इस कंडीशन में कभी भी आप पूछा जाए कि 3 आसन फलकों का क्षेत्रफल दिया हो तो आयतन पूछना है तो रूट चढ़ा देना, तीनों को मल्टीप्लाई करके वर्गमूल निकाल देना, वो मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिएगा, कहता है एक बेलन की ऊंचाई है 14 सेंटीमीटर, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 264 है, तो आयतन क्या होगा। वही अब 2 पाई आर एच दिया गया है 264, है ना, जिसमें से ऊंचाई कितना है, ये हो जाएगा
22/7 और आर आर तो निकालना है ना, आर निकालना है। आर और एच कितना दिया गया है? 14। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो भाई इसको आप लिख सकते हो 264 गुना 7 बट्टा 2 गुना 5 गुना 14। काटो इसको, दो से कट जाएगा। अब ये कटेगा तो 2 एका ही 2, 2 तिया 6, ये कट हो जाएगा। जब इसको काटोगे 2 टाइम्स में 2 छक्के 12, छक्के 12 और 22 तिया कितना हो जाएगा? मतलब आर कितना निकल गया? 3 सेंटीमीटर। आर कितना निकल गया? 3 सेंटीमीटर। और यहां से जब आयतन निकालोगे तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, मतलब 22/7 गुना 9 और एच कितना है? 14। 7 दूना 14, मतलब 22 गुना के क्या करना है? 18 करना है। 8 दूना 16, यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 396 सेंटीमीटर क्यूब मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 396 सेंटीमीटर क्यूब। ये मेरा आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, अब सांख्यिकी पे आ गए हम लोग। सांख्यिकी पे आ गए, चलो। कहता है कि केंद्रीय प्रवृत्ति के किस मापन की गणना के लिए संचय बारंबारता काटने की आवश्यकता होती है? इसका आंसर हो जाएगा माध्यिका। क्या हो जाएगा? माध्यिका। ये इसमें क्या बतावे है ना कि संचय बारंबारता अगर दिया गया है तो उस कंडीशन में हम इसका यूज माध्यिका निकालने के लिए करते हैं। समझ गए? ठीक है, आगे देखिए। कहता है कि 10 अभाज्य संख्याओं का माध्यिका, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का माध्यिका। अभाज्य संख्या क्या होता है? जिसका 2 ही गुणनखंड होता है, जैसे 2, 3, 5, 7 और क्या हो जाएगा? 11 और क्या हो जाएगा? 13 और कितना हो जाएगा भाई? 17 और कितना हो जाएगा भाई? 19। हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 गो और कितना हो जाएगा भाई? 23 और कितना हो जाएगा भाई? 29। ये सही है? चलो ठीक है। ये प्रथम 10 अभाज्य संख्या, इसका माध्यिका क्या होगा ये बताना है। पहले टर्म को गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एन का वैल्यू कितना है? 10 है, जो कि क्या है? सम है। जो कि क्या है? सम है। ठीक ना? एन का वैल्यू कितना है? 10 है और सम है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? जो माध्यिका होता है, तो माध्यिका होता है एन वाई 2वां पद प्लस एन बाई 2 प्लस 1वां पद और बट्टे में 2। कुछ नहीं, बस इसमें रख दो। एन कितना है? 10, 10/2 5, मतलब 5वां पद कौन है? 1 2 3 4 5, 11, 11। एन बाई 2 5 प्लस 1, 6वां पद कौन है? 1 2 3 4 5 6, 13 प्लस 13 बट्टा कितना हो जाएगा? 2। तो 3 1 4 1 1 2 2, 12 मेरा क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा, जो कि बी में दिया गया है। ये फॉर्मूला है, इसको याद रखना है ना। अच्छा, एक चीज और यहां पे देख लो कि एन अगर विषम होता तो इस कंडीशन में जो माध्यिका होगा हो जाएगा n प्लस 1 बाई 2वां पद। ये उसका क्या हो जाएगा? माध्यिका हो जाएगा। समझ गए? ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए। देखो इसमें इसमें ये कहा गया है इसमें ये कहा गया है कि सममित बारंबारता वितरण सारणी में होता है कब? जब मीन बराबर मोड बराबर मीडियन होगा तब। मतलब माध्य बराबर बहुलक बराबर माध्यिका होता है कब? जब सममित बारंबारता होता है तब।
सममित बराबरता होता है, इसका मतलब वहां पे माध्य बराबर बहुलक बराबर माध्यिका होगा। ये सारा का सारा आपका सांख्यिकी चैप्टर में हम बताएंगे, है ना, कि सममित बराबरता क्या होता है ना, कंडीशन में वहां पे उस चीजों को बताएंगे, ठीक ना। अब इतना समझ लेना कि सममित बराबरता होगा तो वो तीनों इक्वल होगा, मीन, मीडियन, मोड, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, प्रेमिका, प्रमेय का, है ना, प्रेमिका नहीं, क्या है, प्रमेय का। पता है किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार अद्वितीय पूर्णांक q तथा r होते हैं जो समीकरण a बराबर बी क्यू प्लस आर को संतुष्ट करता है, तो इसमें से कौन सा सही होगा, कौन सा सही होगा। देखो हमेशा इस कंडीशन में जो r का वैल्यू होता है, तो r का वैल्यू होता है तो हमेशा b से छोटा होगा और वो 0 से बड़ा या उसके बराबर होगा। तो ऐसा आंसर कौन है, b में क्या गया है, तो बी फॉर बॉल इज द करेक्ट आंसर। समझ गए, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसका मौसम निकालना है भाई, है ना, इसका मौसम निकालना है, इसका मौसम निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करके, है ना। चलिए यहां पे देखिए ए कितना दिया गया है, बी कितना दिया गया है 255। हम जानते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए कितना है 867, अब बी कितना है 255, क्यू हमको निकालना है, आर हमको पता नहीं है, ठीक ना। क्यू के जगह पे क्या रखे कि इसके करीब हम पहुंच जाए, दो टाइम अगर दो से, यहाँ पे क्यू के जगह पे दो रखेंगे तो कितना हो जाएगा, चार, मतलब कितना हो जाएगा 510 ना, 510 हो जाएगा। अगर तीन रखेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर 255, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 1 16, 765, मतलब हमको तीन रखना पड़ेगा। तो 867 बराबर 255 गुना 3, तो आर कितना होगा भाई, आर कितना होगा, तो हम 867 में से 765 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हो जाएगा 100। अब ये 255 यहां आएगा, 255 यहां पे आएगा, और ये 102 कहां पे आएगा, यहां पे आएगा। अब यहाँ पे Q और प्लस R कितना होगा भाई, तो हमको Q के जगह पे क्या रखना होगा कि इसके करीब हमको Q के जगह पे क्या रखना है कि इसके करीब हम पहुंच जाए। दो रख सकते हैं तो 204 ही होगा, हम दो रख सकते हैं, यहां पे रखेंगे कि 255 बराबर 102 गुना 2 कितना हो जाएगा 204, और 204 हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 51। अब यहाँ हो जाएगा 102, ये हो जाएगा 51, यहाँ पे दो रखेंगे तो R बराबर कितना हो जाएगा 0। इस कंडीशन में जो SCF होगा 51। भाई B का वैल्यू तो क्या होता है, SCF होता है, मौसा होता है, ठीक ना, मौसा होता है। तो ये जो मेथड आपको दिख रहा है यह यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, तो पहला चैप्टर यही है, पढ़ाएंगे एकदम बढ़िया से पढ़ाएंगे चीजों को, है ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी तो फिर क्वेश्चन को सॉल्व करें कि क्वेश्चन किस प्रकार से बन रहा है, बनेगा सारा का सारा, जब कंसेप्ट पे डिस्कस करेंगे तो और बढ़िया तरीका से बनेगा क्वेश्चन, ठीक ना। चलिए अब इसको बना सकते हैं, भाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में लिखना है इस चीजों को, 7429 को बना लीजिएगा। अब यहां पे देखिए ये कह रहा है, ये कह रहा है भाई, ये कह रहा है यदि दो संख्या a तथा b का लौस तथा मौस c और d है। देखो हमेशा याद रखना कि अगर कोई संख्या a है और कोई संख्या b है, ठीक ना, अगर दोनों का एलसीएम और दोनों का एचसीएफ अगर हम निकालेंगे तो एलसीएम गुना एचसीएफ वो दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब हम ये कह देंगे कि एलसीएम किसका, ए और बी का, और गुना एचसीएफ किसका, ए और बी का। ये जो होगा हमेशा ए गुना बी होगा, लेकिन लेकिन यहाँ पे लॉस कितना है, सी है, लॉस कितना है इस दोनों का, सी है, और मौस कितना है, डी है, किसका, ए और बी का। तो ये हो जाएगा फी गुना
डी बराबर ए गुना बी होगा, फी डी बराबर ए बी, पी डी बराबर ए बी आपका सी में दिया गया और सी मेरा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। समझ गए? चलिए, कहता है कि कौन सा परिमेय संख्या है, नीचे जो दिया गया है कौन सा परिमेय संख्या भाई बताओ। √2 जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हो। अब ऐसे भी सोच सकते हो कि जो परफेक्ट स्क्वायर जिसका वर्गमूल तुम निकाल सकते हो वो परिमेय संख्या हो जाएगा। इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, नहीं होगा, इसका नहीं निकलेगा, नहीं होगा, √5 का नहीं निकलेगा, नहीं होगा, इसका निकलेगा तो ये हो जाएगा, मतलब सी मेरा क्या हो जाएगा, सही आंसर। तो इजी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है भाई, है ना। चलो ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखो, कहता है कि वैसी संख्या जिसका व्यापक रूप पी वाई क्यू होता है, पी और क्यू पूर्णांक है, जहां क्यू बराबर 0 कहलाती है, तो वो एक परिमेय संख्या होती है। इसमें हम क्या बतावे बताओ, ये तो डिफिनीशन दिया गया, परिभाषा दिया गया है परिमेय संख्या का, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है कि वैसी संख्या, ओहो, वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार न शांत होता है और न ही आवर्ती कहलाती है, वो संख्या क्या होगी। वो हमेशा अपरिमेय संख्या कहलाती है, वो हमेशा अपरिमेय संख्या कहलाती है। वन लाइनर क्वेश्चन है ये, पढ़ो और टिक करो, पढ़ो और टिक करो, इस टाइप का क्वेश्चन है ये, समझ गए। ओके, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, क्या भाई, क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि मुझे सॉल्व करो, ये कहता है a माइनस बी का होल स्क्वायर पता है तो आप मुझे सॉल्व कर दो, नहीं पता है तो छोड़ के चले जाओ। a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे ये a है और ये b है, तो a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 2√5 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 3 इंटू 2√5, ये हो जाएगा 9 प्लस 2 दूना 4 पंचे 20 माइनस 3 दूना 6 दूनी 12√5, ये हो जाएगा 29 माइनस 12√5, 29 माइनस 12√5। ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर, ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था, ओके समझ गया। 30 तक कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद छोड़ देंगे। मतलब एनालिसिस ओवरऑल सारे नहीं, उसके बाद एक दो जो है ना त्रिकोणमिति का क्वेश्चन ले लेते हैं ना, ये आप लोग बना दीजिएगा, ठीक ना, गुणनखंड करना है इसका, एक 2-4 क्वेश्चन हम त्रिकोणमिति का ले लेते हैं। इधर गया त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति, सारा का सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। अब जैसे देखिए त्रिकोणमिति का क्वेश्चन, त्रिकोणमिति का 2-4 क्वेश्चन करवा देते हैं, उसके बाद फिर छोड़ दिया जाएगा। ओवरऑल आपका जो क्वेश्चन है सारे चैप्टर से आते हैं, कोई भी ऐसा, हाँ वो अलग बात है कि कोई चैप्टर ऐसा है जहाँ से बहुत कम क्वेश्चन आता है, कोई चैप्टर ऐसा है जिसका वेटेज बहुत अच्छा रहता है ना, वो सारा डिस्कस हम जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे हो जाएगी, पता चल जाएगी कि कौन सा चैप्टर से कितना क्वेश्चन आता है और किसका वेटेज सबसे ज्यादा है, किसका कम है, सारा बात हम लोग कर लेंगे, ठीक ना। अभी सिर्फ इतना देखेंगे क्वेश्चन किस प्रकार का आया है, किस लेवल का आया है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग सोल्यूशन देख रहे हैं। कहता है निम्नलिखित में कौन निम्नांकित विकल्पों में से कौन इकाई के बराबर नहीं है, मतलब कौन एक के बराबर नहीं है। क्या कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा एक के बराबर होता है, बोलो।
होता है, एक के बराबर नहीं है। अच्छा, पीछे से पकड़ो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है ना। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 नहीं होता है, मतलब ये 1 के बराबर नहीं होता है, मतलब सी मेरा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। कौन इकाई के बराबर नहीं है, मतलब 1 के बराबर नहीं है, वो हमको खोजना था। समझ गए? ठीक है, बाकी सब 1 के बराबर है। अब यहां देखिए, हम वृक्ष की छाया पूछी जा रही है भाई, कि कौन सा पौधा है जो बहुत ही बढ़िया छाया दे रही है। कह रहा है कि यदि किसी वृक्ष की छाया की लंबाई, कोई वृक्ष है, कोई वृक्ष है, कोई वृक्ष है, ये वृक्ष है, उसकी छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई के बराबर हो, छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई के बराबर हो, है ना, ऊंचाई के बराबर हो, ये वृक्ष है। उसका जब छाया पड़ेगा, उसका जब छाया पड़ेगा, मतलब ये जो लेंथ होगा, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। समझ गए? तो कह रहा है उसका उन्नयन कोण क्या होगा, ये थीटा बोल रहा है, बताने के लिए क्या होगा। समझ गए? समझ गए? अगर मान के चलिए ये x है, तो ये भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो इस कंडीशन में अगर हम tan थीटा लगाएंगे तो ओरली बन जाएगा। तो ये कितना है, ये लंब है, ये आधार है, तो लंब बट्टा आधार, ये क्या होता है, tan थीटा का फॉर्मूला होता है। तो x बट्टा x मतलब 1। तो tan थीटा इक्वल टू 1 आया, इसका मतलब है थीटा, tan थीटा इक्वल टू, ये tan 45 का वैल्यू 1 होता है, इसका मतलब थीटा बराबर कितना होगा, 45 डिग्री होगा, जो कि आंसर डी में दिया गया है। समझ गए? चलिए यहां पे देखिए, ये कह रहा है, प्यारा सा क्वेश्चन ये कह रहा है मुझे, भैया आप मुझे बताओ कि cos थीटा का मान sin थीटा के रूप में है। तो मुझे पता है कि सर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो cos स्क्वायर थीटा अगर हम यहां से लिखेंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है भाई। तो cos थीटा कितना हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़े। यहां पे कह रहा है कि अगर सेक थीटा बराबर कॉसेक थीटा है, देखो कॉसेक को ऐसे ऐसे भी लिखा जाता है, सी एफ सी, मतलब कॉसेक, घबराना नहीं है, मतलब सेक थीटा बराबर क्या है, कॉसेक थीटा है। मुझे बताओ यहां से सेक थीटा, अच्छा सेक थीटा को क्या लिखा जा सकता है, ये बताओ मुझे। सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा, 1 बाई कॉस थीटा, 1 बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं भाई। और इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉसेक को लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा, 1 बाई। तो इसको जब यहां लेके आएंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा इक्वल टू 1, मतलब टेन थीटा जो होगा तो 1 होगा। और टेन थीटा 1 कब देता है, तो थीटा बराबर 45 पे देता है, 45 डिग्री। ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, बी फॉर बॉल इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को भी, कोई परेशानी नहीं। चलो इसको बनाओ भाई, इसको बनाओ। देखो क्वेश्चन कह रहा है, अब इसका वैल्यू बताइए। तो मुझे पता है कि साइन स्क्वायर, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, तो साइन स्क्वायर 30 मतलब 1/2 का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर 60 मतलब 1/2 ही होता है, तो 1/2 का स्क्वायर, माइनस कॉट 45 का वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1, दैट इज, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 1/2 हो जाएगा, और माइनस 1, दैट इज -1/2। -1/2 इज द करेक्ट आंसर। समझ गए क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है भैया कि √3 tan थीटा इक्वल टू 1 है, तो tan थीटा आप लिख सकते हो 1/√3। अब दुनिया जानता है कि tan थीटा
1/√3 कब देता है? तो वो देता है tan 30 पर। तो थीटा का वैल्यू चुपचाप हो जाएगा 30 डिग्री। 30 इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए? ओहो ओहो, समझ गए ना? कोई दिक्कत, किसी को भी कोई परेशानी नहीं? देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो इसको बनाओ। 90 तक बना देते हैं तो छोड़ देंगे। चलो देखो इधर, कह रहा है कि cot a प्लस 1/cot a इक्वल टू 2 है, तो tan स्क्वायर a प्लस 1/tan स्क्वायर a बताइए कितना होगा। समझ गए? मुझे बताओ, इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, इसको जब पलटेंगे तो ये हो जाएगा 1/tan a, और इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा tan a, मतलब ये वही होगा। एक ही सिक्के के दो पहलू है ना? मतलब आप cot a प्लस 1/cot a को आप tan a प्लस 1/tan a आराम से लिख सकते हो। हम क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। तो दोनों तरफ जब स्क्वायर करेंगे तो क्या मुझे बताओ, यहां भी स्क्वायर चढ़ेगा और यहां भी स्क्वायर चढ़ेगा। समझ गए क्या? ये हो जाएगा 1/a² प्लस b² का a प्लस b का होल स्क्वायर लगेगा, a² प्लस 2ab, मतलब 1/tan a इंटू tan a प्लस b² इक्वल टू हो जाएगा 4। अब यहां देखिए, tan a फिर tan a तो हो जाएगा कैंसिल, tan a फिर tan a हो जाएगा कैंसिल, तो यहां हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो tan स्क्वायर a प्लस 1/tan स्क्वायर a इक्वल टू 4 - 2। अब इसको आप लिख सकते हो 4 - 2 2। सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसको बनाइए, ये लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। कहता है साइन का पावर 4 थीटा माइनस कॉस के पावर 4 थीटा क्या होगा। आप इसको ये लिख सकते हो, साइन का पावर 4 थीटा माइनस कॉस का पावर 4 थीटा कितना होगा। आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि साइन स्क्वायर थीटा का पावर 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का पावर 2। तो कहीं ना कहीं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में चला गया, तो आप इसको यहां से लिख सकते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसका वैल्यू तो 1 होता है, 1, और इसमें जब मल्टीप्लाई करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलो इसको और तोड़ देते हैं, और तोड़ देते हैं। यहाँ तो कोई आंसर अभी मैच नहीं कर रहा है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम ऑप्शन मैच करवाने की कोशिश करते हैं। समझ गए? हम यहां से इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, डी फॉर डॉल इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को भी? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपको ये तो जरूर पता चल गया होगा, सारा क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं हो पाया है ना? जो भी क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, जो भी आप क्वेश्चन देखे हैं, उतना से आप लोग को जरूर ये लगा होगा कि क्वेश्चन किस लेवल का आता है आपके एग्जाम में। समझ गए? अब इसी लेवल को कंटिन्यू करना है एग्जाम तक। आ रहे हैं लाइव हम लोग सभी सब्जेक्ट को लेके, आपको एकदम पूरा एग्जाम पैटर्न पे ही पढ़ाया जाएगा, आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है ना? आपको जीरो से लेके, अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं, तो चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको जीरो से लेके आपको एग्जाम लेवल तक पढ़ाया जाएगा, ठीक ना? चलिए, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, जैसे देखिए और भी सारा क्वेश्चन है, जैसे आपका प्रायिकता का क्वेश्चन हुआ, प्रायिकता का क्वेश्चन हुआ, चतुर्भुज से रिलेटेड क्वेश्चन हुआ, है ना?
ये सारा क्वेश्चन अभी करवाना बाकी था, है ना। त्रिभुज से रिलेटेड क्वेश्चन था, देखिए इधर या फिर देखिए प्रायिकता का क्वेश्चन है ना। तो सारा मतलब देखिए अल्टीमेटली हम ये कहना चाहते हैं कि आपके एग्जाम में सारे एक्सरसाइज से क्वेश्चन पूछा जाता है, सारे चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है, समझ गए। ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं, हाँ ये अलग बात है कि कहीं से कम कहीं से ज्यादा पूछा जाता है, लेकिन पूछा जाता है सारे चैप्टर से, है ना। सारे चैप्टर से पूछा जाता है। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में एक नए क्वेश्चन के साथ, है ना। तब तक आप लोग जो भी आप पढ़ रहे हैं, थोड़ा बहुत जहां से भी पढ़ रहे हैं उसको कंटिन्यू रखिए, और बाकी ये सेशन को अपने दोस्त के बीच में शेयर कर देना है, लाइक भी कर देना है, कमेंट भी कर देना है। आपको सारा टाइमिंग बता दिया जाएगा, शेड्यूल बता दिया जाएगा, कितने बजे से लाइव आने वाले हैं सभी लोग, है ना। सभी टीचर्स कितने क्या टाइमिंग रहने वाला है, सारा बता दिया जाएगा। आप इसी चैनल पे जुड़ जाइएगा, आपको एग्जाम तक लेके उंगली पकड़ के लेके जाएंगे, ठीक है। चलिए तो रखते हैं आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।